नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा संध्याकालीन कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके माध्यम से कृषि से जुड़ी, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम नवीनतम जानकारियां हम आपको साझा करते हैं। आज भी हम अपने विशेषज्ञ द्वारा आपको कुछ ऐसे ही विषयों से अवगत कराएंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हम जिन विषयों की जानकारी लेंगे वो है केले के फसल में कीट व्याधि की पहचान एवं उसके प्रबंधन के बारे में, और साथ ही जानेंगे धान की खरीफ फसल की देखभाल के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। बरसात में मछलियों के खान पान का रखें खास ख्याल। भिंडी की फसल को लाल मकड़ी के प्रकोप से बचाएं और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। मत्स्य पालक भाई बहन, इस समय रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बरसात के मौसम में अपने तालाबों में पाली गई मछलियों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए मछलियों के भोजन की आवश्यकता अनुसार दें। उनके पोषण और स्वास्थ्य का संतुलन रखना बेहद जरूरी है। मछली पालन के लिए विशेषकर बीमारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको पॉन्ड मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा पॉन्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें और खाना उचित मात्रा में दें ताकि आपका पॉन्ड अच्छी तरह से रहे, उसमें कोई किसी तरह की बीमारी ना हो। किसान भाई बहन, अगर आप अपने खेतों में भिंडी की खेती किए हैं तो बरसात के बाद इन फसलों पर लाल मकड़ी का प्रकोप होने की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में इस लाल मकड़ी से बचाव के लिए ओमाइट दवा का छिड़काव करें, जिससे कीट नियंत्रण हो जाएगा। इससे फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान भाई बहनों, केला एक प्रमुख फसल है जिसका उत्पादन बिहार में बड़े पैमाने पर होता है। केले को हम दो प्रजातियों में बांट सकते हैं। पहला वो जिसे फल के रूप में खाया जाता है, जबकि दूसरा वो जो शाका भाजी के रूप में खाया जाता है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान बेहतर लाभार्जन कर सकते हैं। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है। केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अगर आप शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं तो केले को अपनी डाइट में शामिल करें। केला में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है। केले में पोटेशियम पाया जाता है जिससे हमारी मसल्स में क्रैम्प नहीं आते हैं। केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है और हम थकान महसूस नहीं करते हैं। एक्सरसाइज से पहले अगर आप 2 केले खा लेंगे तो एक्सरसाइज के दौरान आप ज़्यादा थकान महसूस नहीं करेंगे। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक कृष्णा चौधरी से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं नेनुआ के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। हाँ, नेनुआ रोपते हैं, गोभी भी सब लगाते हैं और मतलब इसमें करीबन 1 बीघा में हम रोपे हुए हैं हालान। हाँ, नेनुआ का झींगी हो गया, कदुआ हो गया, ये सब मिला हुआ रहता है। इसमें करीबन 1 बीघा में हमको लागत लमसम लग गया है 25 से 30 हज़ार। हाँ, लागत यानी बांस, तार, जाल वो सब ले करके इतना लग गया है और करीबन 1 से 1.25 लाख तक के बिक्री अभी तक हो गया है, चल ही रहा है।
पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह बेहद लाभदायक मशीन है। मंडी भाव, और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1700 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1800 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम, और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, अभी अभी आपने खबरें खेती की में जानकारी ली, जहां आपने जाना उन्नत प्रभेदों के बारे में, तकनीकों के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे पहले विषय केले के फसल में कीट व्याधि की पहचान एवं उसके प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। बिहार के किसान बड़े क्षेत्रफल में केला की खेती करते हैं। ऐसे तो आज के किसान काफ़ी जागरूक हैं, इसके बावजूद भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें जो केला का फसल है उसमें लगने वाले कीट या व्याधि के बारे में जानना चाहिए। अगर वो जानते हैं तो समय रहते इसको नियंत्रित कर सकते हैं और नुकसान से बचा जा सकता है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केला फसल में लगने वाले कीट व्याधि की पहचान और इसके प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण पटना से ब्रज किशोर।
सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि केला के फसल में मुख्यतः कौन से कीट लग जाते हैं, इसकी पहचान क्या है और किसान किस तरह इसका प्रबंधन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में भागलपुर, कुछ खगड़िया और वैशाली ज़िलों में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। केले में हमारे जो कीट और व्याधि की समस्या होती हैं, जिसका हम लोग को जानना चाहिए कि कैसे पहचान कर सकते हैं और उसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्याधि की बात करते हैं तो पनामा विल्ट मतलब एक उकठा रोग है केले का, जिसके प्रकोप से आक्रांता से हमारे फसल उत्पादन में काफ़ी कमी होते जा रही है और हमारा जो खेत जो है वो उजड़ते जा रहा है। हम आगे सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे खेती कर पाएँ। तो ऐसे में हम लोग को ज़रूरत है कि पनामा विल्ट से जो होने वाले नुकसान से और हम केले की खेती को बचाए रखने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास और प्रबंधन करें। इस हेतु हम लोगों को केले लगाने के समय में आप जानते हैं किसान भाइयों कि केले के सकर्स होते हैं और सकर्स को हम लोग को 1 किलो जैविक ट्राइकोडर्मा विरिडी फफूंद है, जिसको कि हम लोग 5 से 6 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर या 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका सलूशन बना के हम लोग रख लेते हैं और उसमें आधे से घंटे से लेकर 45 मिनट तक, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट तक उस शक्कर्स को डुबो कर रखते हैं। उसके बाद हम खेत में उसकी रोपनी करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम लोग को शुरू से ही ध्यान रखा जाए कि पनामा विल्ट से बचना है तो हम लोगों को ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही कारगर फफूंद हमारा जीवाणु है जो कि पनामा विल्ट से हमको सुरक्षा देता है। अगर बाद में हमको परिलक्षित होता है कि पनामा विल्ट से अगर कोई हमारा फसल प्रभावित है तो उसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसको हम छिड़काव कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं या फिर एक हमारा और एक रसायन है जो फफूंदनाशक है केमिकल, वो है थायोफिनाइड मिसाइल 75% WP, उसका हम लोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। सर, आप ही के बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक रोग के बारे में बहुत चर्चा है और किसान भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। उस रोग का नाम है सीगा टोका। हमारे किसान बंधुओं को सीगा टोका के बारे में बताएं कि इसका वो किस तरह प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, केला में लगने वाला एक और हमारा रोग है जो है सीगा टोका। सीगा टोका 2 तरह के होते हैं, एक पीला सीगा टोका और काला सीगा टोका। अगर पत्तियों पर हमारा पीले रंग के धब्बे आते हैं या पीले रंग की धारियाँ नज़र आती हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये पीला सीगा टोका से है। अगर ब्लैक रंग का या भूरे रंग का धब्बा हमारे पत्तियों पर बनती हैं तो हमको समझना चाहिए, या धारियाँ बनती हैं तो हम लोग समझना चाहिए कि कल्ला सीगा टोका है। इसके प्रबंधन के लिए हम लोग को ट्राइकोडर्मा विरिडी का 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ में देना चाहिए और पत्तियों पर हमारा व्यवहार करना चाहिए, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या फिर एक और रसायन आता है थायोफिनाइड मिसाइल 75% WP, उसका हम लोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अवगत हैं कि केले में हमारे कुछ कीट भी लगते हैं। तो कीट में सबसे है हमारा ताना एवं जड़ में लगने वाला बनाना विविल्स। बनाना विविल्स का पहचान है कि आप देखेंगे कि केले के तने में छोटी छोटी पतली पतली सुरंगें दिखती हैं और उस सुरंगों के माध्यम से तना और जो राइजोम बोलते हैं, जो जड़ बोलते हैं केले के, उसके अंदर वो घुसकर अपना घर बनाते हैं और धीरे धीरे पूरे तने को खा जाते हैं और कालांतर में क्या होता है कि अंदर से सड़न पैदा होता है और गिर के पौधे सूख के मर जाते हैं। तो हम लोग को इसके प्रबंधन के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC जो बाज़ार में हमारा उपलब्ध है, उसका हम लोग को 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ में देना चाहिए, या फिर हमारा दानेदार जो आता है कार्बोफिरॉन 3G, उसका हम लोग 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रजकिशोर सर, अब बात कर लेते हैं केला फसल में लगने वाले कीट की। तो मुख्यतः कौन सा कीट है जो केला फसल को प्रभावित करता है और यह किस रूप में किसान पौधे पर दिखता है और किसान इसको किस तरह रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों, केला में लगने वाले मुख्य हमारे कीट हैं तना बिभिल, केला का तना बिभिल, केला का जड़ बिभिल,
केला का लाही। तो हम लाही के बारे में बता दें कि लाही ये पत्तियों पर आती हैं और पत्तियों पर ये बंची टॉप एक रोग होता है जिसका ये वाहक होते हैं। ये वायरल रोग है बंची टॉप। इसमें क्या होता है कि पत्तियां हमारी छोटी छोटी हो जाती हैं और उसमें से हमारे फिर जो थंब बोलते हैं या केले का जो घावत बोलते हैं वो नहीं निकल पाता है। तो इसको प्रबंधन के लिए हमारे पास रसायन उपलब्ध है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 ml प्रति 3 लीटर में घोल बनाकर छिड़काव हम करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ब्रजकिशोर सर, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह वह केले की पहचान, जो केले में रोग और व्याधि लग जाते हैं, उसका किस तरह पहचान करके उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। Wada snel tau bat de pediang ika gani ke company pok gani ke chnong ke thau yang I. Ha chnong yang I bon ginong ram kham tam ku em pok gani ke company de emi kamwan rus pak tam ngut ginong ram. Snel kuman di em gani ke company yo ichi bon gijing mentoy gijing yarab. छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं FPO में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है FPO के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और SFAC की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। FPO आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा फल कमाऊ छे। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन FPO संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकर पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होउछु। और FPO के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता
इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। दर्शकों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ द्वारा जाना कि केले के फसल में कीट व्याधि की पहचान कैसे करें और उसके प्रबंधन कैसे करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे दूसरे विषय के बारे में, जो कि है धान की खरीफ फसल की देखभाल के बारे में। नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है और धान इसकी मुख्य फसल है। अभी देखा जाए किसान भाइयों तो धान की फसल खेतों में खड़ी हो चुकी हैं और इसी से संबंधित जानकारी लेकर हम आज उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है धान की खड़ी फसल की देखरेख। विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह जी, जो कि वैज्ञानिक एवं प्रधान है सहरसा केवी के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमसे आपसे जानना चाहेंगे यह कि धान की फसलें अभी खड़ी हो चुकी है खेतों में, तो हमारे किसान भाइयों को किन चीज़ों पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है? किसान भाई, आप जानते हैं धान बिहार राज्य की एक प्रमुख फसल है और आप इसकी खेती विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं, जैसे ऊपर ज़मीन में, मध्यम में, नीचे में एवं चौर क्षेत्रों में। और इसमें विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को हम लोग, जो कम दिन की होती हैं, जो मध्यम अवधि की होती हैं, जो लंबी अवधि की होती हैं, आप इसकी खेती करते हैं। खड़ी अवस्था में फसलों को मुख्य रूप से उनके उर्वरकों का प्रबंधन, जल प्रबंध की और उनमें आने वाले जो कीड़े होते हैं, रोग होते हैं, उन पर विशेष रूप से प्रबंधन करना पड़ता है ताकि फसल का उचित बढ़वार हो एवं उसकी उपज अच्छी हो। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि हमारे किसान भाइयों को फसलें जो खड़ी हैं धान की फसल, उसमें 3 चीज़ें का प्रबंधन आवश्यक है: उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन और कीट और रोग नाशक प्रबंधन। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें? किसान भाई धान की खेती के लिए 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो फॉस्फेट एवं 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और इसमें किसान भाई 1/3 नेत्रजन, पूरा फास्फोरस एवं पूरा पोटास को जब हम कदवा करते हैं, रोपनी करते हैं, उसी समय हम कदवा में डाल देते हैं। अब बाकी बचे नेत्रजन को 1/3 करके 2 किस्तों में जब कल्ले निकलते हैं उस समय, और दूसरा जब गवाह स्टेज आता है उस समय यूरिया के रूप में उपरिवेशन हम करते हैं। तो आप अगर यूरिया देना चाहते हैं तो 80 से 90 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से कल्ले निकलने के समय, और जब गवाह स्टेज में फसल आ जाता है उसके पूर्व भुरखाव खड़ी फसल में करना चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप यूरिया का उपरिवेशन करते हैं उस समय जल जमाव की स्थिति हो और पानी को, उसके मेड़ को बांध देना चाहिए ताकि हमारा उर्वरक जो है पानी से नहीं बहे। दूसरी चीज़ है किसान भाई, आप देखे होंगे कि खड़ी फसल जो धान की है वो पौधे नीचे से लाल होने लगते हैं और उनके कल्ले कम निकलते हैं, पौधे की बढ़वार रुक हो जाती है। तो यह जस्ते की कमी का लक्षण है। इसके लिए किसान भाई जो फोलियर चिलेटेड जिंक होता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में अगर जिंक का स्प्रे कर देते हैं तो जिंक से आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और फसल अच्छी हो जाएगी। सर, हम अभी जो खेतों में फसलें लगी हुई हैं धान की, तो उसमें जो रोग होते हैं उनका निवारण किसान भाई किस प्रकार करेंगे? किसान भाई, धान में मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के बीमारियां लगती हैं, जिसका अगर समय से आप उसको प्रबंधन नहीं करेंगे तो किसानों को भारी क्षति का सामना करता होता है। मुख्य रूप से उसमें जीवाणु पंत्रलाक्षण बीमारी होती है, जिससे पत्तियां जो हैं नोकी से सूखना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे पूरे पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 kg और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 ml में घोल बनाकर उसका 2 से 3 अगर स्प्रे करते हैं तो उससे ये बीमारी का प्रबंधन हो जा सकता है और बीमारी रुक जा सकती है। दूसरी बीमारी है जब पौधे दाना भरने की स्थिति में जब आते हैं, जब दूध की अवस्था में आते हैं, उस समय जो पूरे हमारे दाने होते हैं वो हरे हरे कणिकाओं में बदल जाते हैं, जिससे पौधे का, धान के दानों का गुणवत्ता खराब हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए किसान भाई उसके नियंत्रण के लिए
जब फूल अवस्था की स्टार्टिंग होती है उसी समय प्रोपिकोनाजोल 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के 2 से 3 स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। इससे किसान भाई जो फॉल्स स्मट है, जिसको हरदा रोग भी बोलते हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और आगे जो बीमारी आती है उसमें सर शीथ ब्लाइट का है। उसमें क्या आता है, जो कंचुल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनका भाग जो है से धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है और पौधे गीले होके सड़ने की अवस्था में आ जाते हैं, उसका धड़ तना सड़ना लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई वैलिडामाइसिन दवा को 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये शीथ ब्लाइट की, विशेषकर जो अभी बारिश का समय है और उस समय इस बीमारी का शीथ ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस प्रकार से किसान भाई इन दवाओं के छिड़काव से यदि आवश्यक हो तो आप नीम के बीज को उससे निथार करके जो लिक्विड बनता है उसका अगर स्प्रे करते हैं 5 ml के दर से, तो इससे काफ़ी जो है सो किसानों को फ़ायदा होता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।